और मैं बताने जा रहा हूँ बीए तृतीय सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र में। और एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में आप जानेंगे जो आपकी ज़िंदगी के जीने के तरीक़ों को बदल देते हैं, जो किसी बहुत पहले आए थे समय में और आज भी शारीरिक रूप से वो भले ही मृत हो चुके थे, लेकिन वो आज भी इस प्रकृति में जीवित है। एक दार्शनिक कभी मरता नहीं, एक शिक्षाविद कभी मरता नहीं, एक विचार के विचार हमेशा तैरते रहते हैं। और दर्शन करता है शिक्षा शास्त्री जब विचारों के, तो कहते हैं कि वो दार्शनिक दर्शन शास्त्री। तो विचारों से ही भ्रम का मिलन होता है। और आज जो बताऊंगा आपको वो महान विचार, और उसने एक ऐसी थ्योरी दे दी कि जिसके कारण समाज में लोगों के जीने के नज़रिए में परिवर्तन हो गया। ऐसा चेंज अगर जिसने उनको समझा तो ये मान लीजिए उसके अंदर चेंज आए। वास्तविकता जीवन की यही से है जो रूसो बता के गए। तो पहले हम थोड़ा सा रूसो के बारे में जानते हैं कि रूसो है क्या, और रूसो ने क्या किया ऐसा कि जो आज भी जीवित है। कुछ विचारकों के विचार जिनसे सिस्टम चला, जैसे आदर्शवाद एक विचारधारा का रूप है, प्रकृतिवाद एक विचारधाराओं का एक रूप है, प्रयोजनवाद विचारों का ही एक रूप है, यथार्थवाद भी एक विचारों का रूप है। लेकिन ये किन्हीं विचारकों के द्वारा ये सारे सिस्टम निकल के आए हैं आप लोगों के लिए। हमको अपना जीवन इन्हीं विचारों के आधार पर ही ढालना होता है। क्या जिस शिक्षा शास्त्री को हम मानते हैं, क्या वही हमारे लिए पूर्ण जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, करा सकता है? ये हमारे लिए मनन का विषय हो जाता है। क्या हम जो एक बीज के तौर पर आते हैं दुनिया में, क्या हमारे कोई प्राप्त हो रही शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करा रही है? हमारे मानसिक स्थितियों का, हमारी शारीरिक स्थितियों का, या हमारे आध्यात्मिक स्थितियों का, क्या वो हमको पूर्ण रूप से हमको तैयार कर रही है, सच्ची शिक्षा दे रही है? इस सब चीज़ों को समझने के लिए विभिन्न विचारकों को हमको समझना पड़ेगा। विभिन्न विचारक जिनमें से जो अग्रणी बने, जो ये बात इंपॉर्टेंट कहे गए, उनमें से एक है जो प्रकृतिवाद को बढ़ाने वाले थे, और इसीलिए हमें प्रकृतिवादी कहा जाता है। कहना था इनका, रूसो का, प्रकृति की ओर लौटो। हम अपने जीवन को अगर हम देखते हैं, क्या हम प्रकृति की तरफ हैं? मैं प्रकृति से अभी मैंने परिचय कराने की कोशिश की थी। प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। हम मनुष्य हैं, जीवित लोगों की बातें करते हैं। क्या हम बहुत सारे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, क्या वो हमारी तरह शिक्षा प्राप्त करते हैं? नहीं करते। फिर भी हम कहते हैं कि वो हमसे निष्कृष्ट है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं कि आपने ये पाया है। हम शिक्षा पा लेते हैं, उसके बावजूद भी हम उनके आगे टिक नहीं सकते। बताएं, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रूसो के परिचय के साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल। कौवे को देखा है आपने? क्या कौवा पढ़ता देखा आपने? लेकिन कौवे के पास एक चेष्टा है, ऐसी एक दृष्टि ऐसी है। क्या आपकी दृष्टि ऐसी है? दूर से ही कोई चीज स्कैन कर ले। चील आसमान में उड़ रही होती है और जमीन पर कोई भी जरा सा कीटाणु या सांप कीड़ा रेंग रहा होता है, वो देख लेती है और शिकार करके ले जाती है। क्या आपके अंदर
आपकी दृष्टि जो मिली है, इंद्रिय मिली है, क्या आपकी उस पर महानता हासिल है उसकी जैसी? उसके जैसी हमारे पास, उसके पास एक इंद्रिय केवल उसने कामयाब की और वो तुमसे आगे हो गया एक इंद्रिय से। आपने अपनी इंद्रिय का प्रयोग किया, आपको 5 इंद्रियां मिली, पांचों में से आपने किसी पे भी महारत हासिल की? किसी एक पे भी बता दीजिए। क्या कौवे की तरह चेष्टा की? नहीं की। क्या कुत्ते की तरह सूंघने की क्षमता पैदा की? ऐसा सब क्या हो गया? इसका कारण क्या है? हम तब भी उनसे ऊपर कहते हैं अपने आप को। हमारे अगर ये 5 इंद्रियां हमारे पास है, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ये लोग बगैर शिक्षा प्राप्त किए जिन्होंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ भी नहीं किया, उनका पेट भरता है, उनको जीवन पर्यंत भोजन मिलता है। कौवे को भी मिलता है, कुत्ते को भी मिलता है, केवल एक इंद्रिय है। और आपके पास 5 है। क्या आपने इन 5 को, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जितने जीव घूम रहे हैं हर इंद्रिय के एक्सपर्ट का मिलान करके देख लेना, क्या आपका एक भी इंद्रिय उनसे टक्कर का है? नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों का विकास नहीं किया। और आखिर क्यों नहीं किया? उसका कारण है, मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ, उसने जब प्रकृति में आया हो और प्रकृति में आकर के उसने अपनी आंख खोली तो कहते हैं रोया। क्यों रोया? वो प्रकृति को भी समझ नहीं पाया। और थोड़ी देर में जब उसकी पहली क्रिया होती है, क्रिया क्या हुई? सीधी सी बात है, जो उसके शरीर में था निकला, चाहे टॉयलेट से निकला या लैट्रिन से निकला। टॉयलेट से निकला तो क्या होगा? वो गीला हो जाएगा, और जब गीला होगा तो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे कीटाणु काटेंगे, उसको तकलीफ होगी, तो रोएगा। वो प्रकृति से धीरे धीरे उसका ऑटोमेटिक निकलना होता, उसका वो एहसास होता। उसका क्या होता? उस एहसास होता, अब मैं गीला हुआ, अब वो रोता। उसके बदले में माता को पता चलता कि बच्चा मेरा रोया क्यों होगा है, तो उसको एहसास नहीं होने दिया। कह दिया गया अरे बच्चे को सुस्तार दो। बच्चा उठाया, थोड़ी देर बाद फिर 1 घंटे बाद भूख के आए, बच्चा उठाया, बिस्तर गंदा कर देगा। बोले अब क्या हुआ? बच्चे के अंदर क्या आदत पड़ गई? अपनी इंद्री चलनी बंद हो गई। अब उसकी इंद्री चलनी बंद क्या हो गई? वो तो अब मुझे सुस्तारा जाए, वो तो नियंत्रण कोई और हो गया, जो उसके अंदर इंद्रियां मिली थी, जो 5 की 5 उसकी 5 इंद्रियां अब किसके बस में हो गई? जो माँ बन गई उसकी नियंता। प्रकृति नहीं रही नियंता, माँ बन गई नियंता। क्या कह रही है? बच्चे उठाया, काम शुरू हो गया। अब बच्चे ने फाटक शुरू कर दिया, काम खत्म हो तो उन्होंने सोचा 2 घंटे को फ्री हो गए। बच्चे ने भी सोच लिया। अब कभी कभी ऐसा बच्चा क्या होता है, किसी दूसरे घर गए, दूसरे घर में गए, वहां जाकर क्या हुआ? माँ किसी काम में लग गई, बच्चे को पता ही नहीं चला, और थोड़ी देर बाद सुसु पैंट नहीं होगी, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। वो तो इंतजार ही करते रहे कि माँ आएगी, माँ आएगी, माँ तो आएगी नहीं, रोक पाएगी, निकल गई। यही चीज को सुधार करना था। रूसो कह गए प्रकृति की ओर लौटो, बच्चे को पहले गीला होने तो दो, बच्चे को एहसास होने तो दो क्या तकलीफ होती है। बच्चा खुद ही कहेगा, रोना शुरू करेगा, माँ आ जाओ मुझे आने वाली है, क्योंकि उसको तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ से बचने के लिए वो खुद ही कहेगा। थोड़ी देर बाद उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस बात की, और जैसे जब वो बड़ा होगा, समझदार होगा, उसको अपने आप अपनी क्रिया चलाने का उसके अंदर हुनर आ जाएगा। तो जब हम अपने बच्चे को खुद ही कहने लगते हैं बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, बेटा ऐसा करो, तो बेटे को हम खुद ही नियंत्रित करते हैं। और बची हुई पूरी पूर्ति कौन कर देता है? विद्यालयों में कर देते हैं।
गुरु लोग, बेटा ये पढ़ो, बेटा ये मत पढ़ना, बेटा ऐसा नहीं करना। अरे बेटे को कुछ करने तो दो। रूसों का ये कहना है बेटे को हर कार्य करने दो, उसको देखो कर क्या रहा है, उसका मूवमेंट्स को देखो, और जहां पर तुम्हारी जरूरत हो, तुम्हारे तजुर्बे की जरूरत हो, वहां उसको इनपुट दे दो कि देखो बेटा गड्ढा आ गया। जहां पर जरूरत पड़ी बच्चे ने नहीं देख पाया, ऐसे तो शुरू से ही वो प्रकृति रूप से अपने आप को एक बार गड्ढे में करेगा, अगली बार ध्यान से चलेगा, तो वो चीज चलेगी। यहाँ पर रूसों का भी ये कहना आया, मैं इसलिए रूसों को बताना चाहता हूँ यहाँ इन सब चीजों के बारे में आपको प्रकृति की तरफ लौटाने की कोशिश करूंगा। मैं शिक्षा शास्त्र के इस पीरियड में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी प्रकृति की तरफ लौटे और आप देखें आपने 15 साल 18 साल के होने को आ गए, आपने प्रकृति से प्रेम न करके आपने अब तक क्या खोया, आज आप पहचानेंगे। यहाँ पर रूसो एक दार्शनिक है, एक शिक्षा शास्त्री है, समाज शास्त्री है, राजनीतिक और साथ में विचारक भी है। ये सत्ता बदल देते हैं, लोगों के जीने का रूप बदल देते हैं विचारक, ऐसा इनको बदल देते हैं। एक सच्चा विचारक 6 वर्ष के जब हुए साहित्य धर्म और इतिहास की किताबें पढ़ने लगे थे 6 वर्ष से, और 10 वर्ष का हुआ जब कोसी नामक एक गांव की पाठशाला थी, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया। लेकिन इन्होंने जब ये देखा ये जीवन ये उनके लिए नहीं है, शिक्षा किताबों में नहीं, जीवन की शिक्षा जीवन की हमें कहाँ पे मिलती है। जब मैं देख रहा था चींटियों के बिल में, चींटियों के बिल में देख रहा था ये चींटियां आखिर कर क्या रही हैं, मैं उस चींटी विज्ञान को जानने की कोशिश कर रहा था, दूसरे योनि के प्राणियों को जानने की कोशिश की, मनुष्य योनि में आया हूं तो मैं जानूं आखिर ये लोग भी तो हैं। तो मैंने पाया उनके अंदर बुद्धि पाई जा रही है। कैसे बुद्धि पाई जा रही है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। वो चावल का दाना लेके आ रहे, भैया क्यों लेके आ रही चावल का दाना भाई? अरे भूख लगी थी, चावल भाई खा लेते। लेकिन नहीं, कुछ चींटियों को मैंने देखा बिल में से मिट्टी निकाल रही थी। मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, मैंने पाया कि वो मिट्टी निकालने इसका मतलब क्या है, वो बिल में अंदर जगह बना रही है, श्रमिक है उसके अंदर, बुद्धि है। यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, पोल्ट्री तैयार कर रहे हैं, कोई दाना ला रहा है, कुछ को मैंने अंडे ले जाते देखा बच्चों के, यानी कि जगह बनाई जा रही है। बच्चे होंगे तो कहीं खाने पीने तो बनाने जा नहीं पाओगे, बड़े बड़े खाना है तो गोदाम में अन्न होना चाहिए। इसका मतलब है चींटी में भी बुद्धि है, चींटी में भी वो क्वालिटी है। ऐसे मारा चींटी रुक गई, डर भी है, साहसी भी है। कोई भी जरा सी घायल बर्रैया या कोई भी कीटाणु पड़ा हो, कीड़ा मकोड़ा घायल, फट झपट्टा मारेंगे जाके। साहसी भी है, बहुत सारे गुण उनके अंदर है। तो मैं प्रकृति के हर जीव के अंदर मैं वो पास पाने की कोशिश कर रहा था, क्या मुझमें है वो उसमें है, यानी कि जो उसमें है क्या मुझमें है, वो जो मुझमें है क्या उसमें है, इसका समझना है। तो प्राकृतिक जीवों से समझना, प्रकृति के जितना नजदीक जाना। मैंने पाया मुझसे ज्यादा लेबोरियस है, मुझसे ज्यादा मेहनती, मुझसे ज्यादा मैंने देखा है। जो भी चींटी चल रही थी वो आपस में जब आती थी घूम करके आपस में मिलती थी, उनकी चौंच लगता है। यहाँ हम देखते हैं, हम चलते फिरते हैं तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब अपनी चले जा रहे हैं। बड़े बड़े महान शहर है, उनमें बड़े बड़े देश हैं, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता, यानी कि वो सामाजिक नहीं है। हिंदुस्तान में तो अभी है सामाजिकता है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं इनसे भी। तो मैंने उनके अंदर ज़्यादा पाया सामाजिकता, क्योंकि हर चीज़ की से बात करते थे और एक स्माइल छोड़ के नहीं जा रही थी। क्यों, क्या जरूरत थी, चली जाती, लेकिन नहीं, वो एक स्माइल छोड़ के जा रही है। फार्म के शक्ति इसलिए डाल रही है कि मेरी सहेली कोई आएगी, उसको रास्ता उस खुशबू से मिल जाएगी। वो इतना तो साइंट है नहीं, बहुत सारी हैं, सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा डालेंगे, यानी कि उनके अंदर संगठनात्मक कार्रवाई है। तो वो उनके अंदर वो चीज़ पाई जा रही है, हमारे अंदर नहीं पाई जा रही। रूसो यही कह रहे प्रकृति की तरफ घूमो, प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को देखो, तुम्हारे अंदर नाम लिखा हो जा सकेगा। रूसो ने वो करके दिखा दिया। रूसो को समझोगे तो आप पाएंगे रूसो प्रकृतिवाद के नजदीक, प्रकृति की तरफ लौटो।
पिक्चर आई थी, कौन सी थी? मोगली। छोटा सा बच्चा जंगल में रहा था, छोटा सा बच्चा जंगल में रहा था, पाला था जानवरों ने, उसके अंदर शक्ति इतनी थी 10-10 आदमियों को पछाड़ दिया करता था। मोगली की कहानी। तो उसके अंदर वो जंगल में प्रकृति में रहा, उसके अंदर शक्ति ऐसी बढ़ गई। तो प्रकृति के जितने ज़्यादा नज़दीक में रहोगे उतनी आपके अंदर शक्तियाँ आएंगी, ताकत आएगी। और वातावरण में ऐसे घुलते रहोगे, कोई कुछ कटु कह देगा तो घुलते रहोगे, हैं, घुट के मारते रहोगे तो शक्ति खत्म होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इनकी ये जो 6 रचनाएं, मैं इनके बारे में बता दूँ। 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट, वैसे तो हजारों सैकड़ों में लिखी। डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट 1750 में लिखी। दूसरी लिखी ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, इनइक्वालिटी पर इन्होंने मनुष्यों के बीच में एक किताब ये लिखी। न्यू हैबिट्स लिखी एक किताब, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, बहुत फेमस है। साथ में एमिल बी और कन्फेशन और डायलॉग, ये सारी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रकृतिवादी थे। और इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी थी, निषेधात्मक शिक्षा। बच्चे को जब तक बच्चा है, कम से कम उसको बच्चा रहने तो दो, उसकी शारीरिक जो बनावट है उसको जरा उस इंद्रियों को पनपने तो दो, शिक्षा से थोड़ा दूर रखो। जब वो सुदृढ़ हो जाए 10-12 साल का, पूरी प्रकृति के बीच में रहकर एकदम मजबूत पहलवान बनते, सबसे ज़्यादा सारी इंद्रियों का विकास कर ले, तब 3 साल में मैं वो बता दूंगा जो 15 साल में ना बता पाए। ये रूसो को कहना है और बात सही है। जब आपका शारीरिक रूप से हर चीज़ मजबूत होगी, हर इंद्रिय आपकी, तो वो आप प्रकृति के तौर रह रहे बंदर की तरह चलना भी सीखें, फुर्ती आ गई, तो बहुत सारी आपके बॉडी की बनावटें, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वरना क्या होगा, लोग कुड़ के मरते रहेंगे, सूखे कांटा होते रहेंगे। तो आपको प्रकृति की तरफ लौटना होगा और मैं आप लोगों को प्रकृति की तरफ लौटा दूंगा। और मैं चाहूँगा ये 4 बात है, मैं इन चारों बातों का, खाली ये नहीं कि आप केवल प्रकृतिवाद पे टिक जाए, मैं चाहूँगा मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के अंदर चारों वादों के गुण डाल दूँ। ये वो प्रयोगशाला से आप तैयार होकर निकलेंगे डॉक्टर त्रिपाठी सर के। ठीक, आपके अंदर आदर्शवाद की भी गुण डाले जाएंगे, प्रकृतिवाद के भी डालूंगा, यथार्थवाद के भी डालूंगा, प्रयोजनवाद के भी ले जाऊंगा। ये चारों गुणों के साथ जब आप निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य का जन्म किस लिए आपने दिया था। ये आपका रूसों का 28 जून 1712 में पैदा हुए और 2 जुलाई 1770 में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका रूसों का परिचय और रूसों का विशाल परिचय अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो गुड लक, डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ।